ला दो। क्या कारण है कि मैग्नीशियम को इस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में रखा गया है? क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिस होता है, लिख देंगे 3s2 3p ऐसे 3s3 ना 3s2 3p2 ऐसी है क्या? 3s2 लास्ट, सॉरी p कहाँ जा रहे हैं, 3s2 है लास्ट का। अब क्योंकि इसका 3s2 होगा तो ये तीसरे आवर्त में होगा और s में 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे भरे हुए, सही है ना? इसलिए इसको s ब्लॉक में सेकंड वाला सेक्शन ग्रुप 2 जो है उसमें रख दिया गया है। तुम भी यही लिखे होगे, पहले तुम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे होगे और देखे होगे इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 है, ns2, और ns2 वाला सेक्शन कौन सा है? तो ग्रुप नंबर 2, आप ग्रुप नंबर 2 में रख दिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न दिए थे एस ब्लॉक तत्व की परिभाषा। भाई वैसे एलिमेंट जिनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में कक्षक में प्रवेश कर जाता है उसको s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर वो एक है तो s का अगर एक शेल भर एक पॉइंट भरता है तो वो हो जाएगा पहला वाला में N1 में आ जाएगा, मतलब ग्रुप 1 में आ जाएगा। और नहीं अगर दोनों भर गया है, s का डब्बा दोनों फुल हो गया है, ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये दूसरे वाले में चला जाएगा। और अगर केवल a को भराया है तो पहले वाले में रहेगा, सही, ठीक है। फिर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, फिर भी इसे पहले आवर्त के वर्ग 18 में रखा गया है, क्यों? ठीक, हाँ, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 है, तो s2 देख करके हमको लगा कि ऐसा होगा तो इसको ग्रुप 2 में होना चाहिए था, लेकिन ग्रुप 2 में ये नहीं है। ये कहाँ चला गया जाकर? वर्ग 18 में जाकर, सॉरी हाँ, वर्ग नंबर 18 में जाकर, जिसको जीरो ग्रुप एलिमेंट या 8a के नाम से भी जानते हैं, नोबल गैस विन्यास वाला श्रेणी जानते हैं, वहाँ जाकर के इसको अरेंज कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि ये अपने अक्रिय गैस विन्यास की प्राप्ति कर लेता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 2 इसको मिल गया है, 2 ये पूरा हो गया इसका। ये जाकर के अपना 18वां में जाकर पहले वाले आवर्त में ऊपर जाकर के सेट कर जाता है, सही है ना? अच्छा, अगला प्रश्न, हाइड्रोजन को वर्ग 1 के पहले आवर्त में ना रखते हुए आवर्त सारणी के सबसे ऊपर रखा गया, क्यों? इसके गुण के कारण, इसके बिहेवियर के कारण। हाँ बिल्कुल, पहली बात कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाबू वो 1s1 है, इस वजह से इसको हम लोग ग्रुप 1 में रखते हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर एक प्रवृत्ति है एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की, सही है ना? अब ये एक इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करेगा तो वो उस वर्ग का गुण है जो है वर्ग नंबर 17 या 7a, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन जो बैठे हुए हैं वहाँ पर। अब ये अपना गुण दर्शाते हैं क्या? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। तो हाइड्रोजन को यहाँ भी या फिर 17 में भी रखा जा सकता है, तो गुण इनका ऐसा है। इस वजह से आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग देखते हैं उसमें हाइड्रोजन को ऊपर में रख दिया गया है ना? और भी क्वेश्चन था? नहीं था, चलिए लीजिए, हम लास्ट में साइन कर देंगे, लास्ट में चेक कर देंगे, ठीक है। बढ़े आगे, नहीं n इज इक्वल 1, फिर से वहीं से शुरू करेंगे बाबू, 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? और ये रहा अपना दूसरा, बस इतना ही तो अभी हम लोग को पढ़ना है, आगे तो हम लोग अभी गए नहीं हैं उधर। ये हो गया ली ना के बड़ी से फ्रूट, ठीक है ना? और ये हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन दोनों के बारे में कल हम कह दिए हैं पहले ही, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये दोनों, ये और ये। इनके नाभिक से किरणों का उत्सर्जन होता रहेगा और क्योंकि इस वजह से प्रोटॉन वगैरह अगर नाभिक से निकलते रहेंगे तो ये अपनी स्थिति को हमेशा एक जैसा गुण बना करके नहीं रखेंगे, अपने गुणों में ये हमें लगातार क्या करते रहेंगे? बदलाव लाते रहेंगे। इस वजह से इनका अध्ययन करेंगे हम लोग आगे, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इस कक्षा वाले जिसको हम लोग ग्रुप 1 बोलते हैं, इसका जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns1 है
और इसका बाबू NH2 है। S में रहने के कारण इनको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? S ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बाबू 1s1, इसका हो जाएगा 2s1, इनका हो जाएगा 5s1, इसका हो जाएगा बाबू 2s2, 2 इसलिए लगेगा क्योंकि दूसरे आवाज़ से शुरू हुआ बाबू। हाँ, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। इसके बारे में बात किया बाबू, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु और इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। सवाल ये है कि क्षारीय धातु किसे कहते हैं, है ना? पहला टॉपिक तो ही रहेगा, क्षारीय धातु किसे कहते हैं। हम लोग कल यहाँ पर कुछ लिखे थे, परमाणविक त्रिज्या, आयनन विभव, है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश, विद्युत ऋणात्मकता, उसको भी लिखेंगे आज। पहले ये दोनों टॉपिक पहले कल हम बोले थे कि ये दोनों पहले समझना होगा थोड़ा सा। अभी हम पढ़े हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री में धातु और अधातु वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, पढ़े ना? यानी ये अपने ऑक्साइड का गुण क्षारीय दर्शाते हैं, इसलिए ये क्षारीय धातु होंगे। सिंपल, सही है कि मुश्किल लगा? नहीं ना? इनको बोलते हैं क्योंकि एक तो धातु हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति होगा ही, साथ ही ये भूमि में मिलेंगे, मिट्टी पर ऐसे मिलेंगे, तो इसलिए इसे मृदा धातु बोला जाता है। भूपरपटी पर प्राप्त किए जाएंगे, पाए जाएंगे, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। लिखा जाएगा कि लिखवा दें? इनको क्षारीय धातु क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि ये अपने ऑक्साइड में कौन सा गुण दिखलाएंगे? क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड जब ये बनाएंगे तो क्षारीय बनाएंगे, इसलिए तुम देखोगे कि दोनों में क्षारीय वर्ड हैं। लेकिन अंतर ये है कि ये जो है मृदा शब्द जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भूपरपटी पर मिट्टी में पाए जाएंगे, इसलिए हो गए क्षारीय मृदा धातु। मुश्किल नहीं ना? लिख लो, हम लिखवा देते हैं, लिख लो, काहे कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप बताएं नहीं, आप बोले नहीं, उससे बेहतर है लिख लिया जाए। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, 3-4-5 महीने के बाद याद नहीं रहता है कि बताया गया था कि नहीं बताया गया था। लिख लीजिए, देखोगे धात्विक ऑक्साइड, पहले प्रश्न लिख लो, क्षारीय धातु किसे कहते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाए होगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तुम बस इससे मिला लेना कि तुम जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए होगे ना बाबू, उसका लास्ट वाला यही आएगा। इसको, हाँ, इसको मिला लीजिएगा, मिला करके टिक लगा लीजिए, तो सही रहेगा। अभी नहीं, आराम से टाइम दे देंगे, आगे बढ़ जाए ना, पहले देख लें। तो ये दोनों बात तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे तब क्या होगा अगर हम इस प्रकार से दिखलाएं, एस ब्लॉक इसे पढ़ रहे हैं ना, अगर हम एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, तब क्या होगा? अगर हम एस ब्लॉक में बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या होता है? इस नेचर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और इस नेचर को हम तब ऑब्जर्व करेंगे जब कुछ और परिभाषिक शब्द हम लोगों के पास होगा, जैसे परमाण्विक त्रिज्या। मतलब हम तुमको बता देंगे कि किसी भी वर्ग में, वर्ग 1, वर्ग 2, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाण्विक त्रिज्या बड़ी होती है। फिर होगा किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाण्विक त्रिज्या बड़ी क्यों होती है? किसका संख्या बढ़ता है? कक्षा की संख्या बढ़ती है। हाँ, कैसे बढ़ती है? आवर्त के बढ़ने से, है ना? आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्तों की संख्या बढ़ती है। आवर्त का मतलब क्या हो गया? ये न्यूक्लियस पॉजिटिव वाला, ये हो गया n = 1, और नीचे आइए n = 2, नीचे आइए n = 3, और नीचे आइए। देख रहे हो, जैसे जैसे आवर्त बढ़ रहा है, यहाँ से केंद्र से परिधि की दूरी, देखो यहाँ पर आवर्त के बढ़ने के साथ केंद्र से परिधि की दूरी भी बढ़ रही है।
इसका मतलब है कि ऊपर से जब आप नीचे आएंगे तो रेडियस आपको कैसा दिखेगा, बढ़ता हुआ ही दिखेगा। एक बात क्लियर हुआ। अब इस एक पॉइंट से देखो हम लोग कितना कुछ पता कर सकते हैं। चलिए लिखिए, पहले परमाणविक त्रिज्या लिख करके डैश दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, है ना। हम उदासीन परमाणु को लेकर चल रहे हैं। उदासीन परमाणु का क्या मतलब होगा? हाँ बिल्कुल, उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होगी, आवेश नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको उल्टा समझते हैं बाबू, आवेशहीन शब्द को ये समझते हैं कुछ है ये नहीं उस पर। आवेशहीन का मतलब क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके पास लेकिन बराबर है, परमाणविक त्रिज्या में लिखिएगा। धनावेशित लिख दिया। किसी उदासीन परमाणु के धनावेशित नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। आगे लिखिए। रिकॉर्डिंग मोड ऑन किया था क्या? रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो रहा है। हमको लगा कि रिकॉर्ड मोड में डाला ही नहीं था। किसी उदासीन परमाणु के धनावेशित नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। और परमाणविक त्रिज्या के रिगार्डिंग हम एक नज़रिया पेश किए हैं ऊपर से नीचे आने का। अब ऐसे भटकना नहीं है कि ऐसे में ऐसे जा रहे हैं, किसी वर्ग में ऑर्डरली, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं उसके आवर्तों की संख्या धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है। और इसीलिए हम यहाँ पर एरो दे दिया कि अगर आपको तकलीफ लगे तो आप देखेंगे n बराबर 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 एंड 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ठीक है ना। अब वो ऐसा होगा तो जिससे के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी। अगर पहले n बराबर 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, 4 यहाँ था, तो 5 यहाँ हो गया, 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी। देखो दूरी बढ़ेगी वगैरह टॉपिक जो ये हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है 12th क्लास के एतबार से। फिर वहाँ पर बाबू इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह क्रिय युग्म प्रभाव होगा, जहाँ हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन S से P के पास नहीं जा पा रहा है क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा है। अब ये सब चीज़ आप कैसे समझेंगे? ये टॉपिक समझोगे तब ना। अब कोई हेवी टॉपिक नहीं है, इसको तुम खुद से सोचो। भाई घर अगर बढ़ रहा है तो दूरियाँ तो बढ़ेंगी ही ना। पहले आप ताज क्लासेस में आते हो, कल को शहबाज क्लासेस में जाओगे पढ़ने के लिए, तो वो और लंबा होता दूर हो जाएगा, तो दूरी बढ़ेगी।
तो त्रिज्या बढ़ रही है, बस यही बात है। एक आवर्त से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब आप जाते हैं तो न्यूक्लियस से आपकी दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, नाभिक जहाँ पर केवल धनावेशित कण प्रोटॉन बैठे होते हैं, इसलिए इसको प्लस से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सब पर कौन सा होता है, नेगेटिव, और इस पर जो घूम रहे होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जिससे नाभिक और बाह्य कक्षा के बीच की दूरी बढ़ जाती है और परिणाम रिजल्ट क्या दिखता है कि परमाणविक त्रिज्या भी बढ़ जाती है। ये बात हुआ ऊपर से नीचे जाने पर। तो किसी भी आवर्त सारणी का, सिर्फ एस ब्लॉक का बात नहीं किए हम, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, तो अब हमसे प्रश्न आ गया ये बड़ा कि ये बड़ा, तो बोलेंगे ये बड़ा। पहले पढ़ा बात, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा। त्रिज्या क्या दिखेगी, बढ़ती हुई दिखेगी, एक बात। दूसरा, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तब क्या होगा, ये भी तो पता करना होगा ना। मतलब किसी आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं की ओर भागें, इधर से इधर भागें, किसी आवर्त सारणी का कोई आवर्त उठाओ, सपोज हम आवर्त नंबर 6 उठाते हैं, अब इधर से इधर जाएंगे तब परमाणविक त्रिज्या के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ का प्रभाव नहीं ना देखेंगे। अभी कौन सा प्रभाव का नजरिया देखा बाबू, केवल ऊपर से नीचे जाने का। अभी देखेंगे बाएं से दाएं जाने पर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बात तो किए नहीं है, बात करेंगे तब ना बात होगा, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, यहाँ पर बात किसका हुआ था, वर्ग का। अभी हम लिखा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, अब बात करेंगे किसका, आवर्त के हिसाब से, ठीक है। अब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे क्या होगा, देखो बाबू, हम उठाते हैं आवर्त नंबर कौन सा, 2 नंबर उठाते हैं। तो 2 नंबर के तत्वों का नाम लिख रहे हैं हम। n बराबर 2 में हमको कौन कौन से तत्व दिखेंगे, सबसे पहले तो पहले वाले ग्रुप में आपको दिखेगा लिथियम, ठीक। उसके बगल में दूसरी आवर्त में बगल में बैठा हुआ मिलेगा, ग्रुप नंबर 2 में मिलेगा कौन, बेरिलियम, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 में मिलेगा बोरोन, 14 में मिलेगा कार्बन, 15 में मिलेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना बाबू, फ्लोरीन, और 18 में मिलेगा नियॉन। सही है ना बात, हाँ ऐसे ही होता है। बीच वाला ब्लैंक है, अभी चौथा से शुरू होता है, वो डी ब्लॉक, है ना। ये दोनों हो गए भाई एस ब्लॉक के, ये हो गए पी ब्लॉक के। बीच में अगर चौथा रहता, चौथा आवर्त रहेगा तो वहाँ पे डी ब्लॉक रहेगा। बात नहीं है तो नहीं करेंगे, हमको समझने से मतलब है ना। अब देखो, क्योंकि ये दूसरे आवर्त के हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमको केवल 2 आवर्त दिखेगा, एक प्लस, ये हो गया मेरा SP, यानी कि 2 ब्लॉक। एक लिथियम के कितने होते हैं परमाणु संख्या, इसके यहाँ 7, 8, 9 और 10। ध्यान से देखना बाबू, 3 है तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1, इसको ये नियॉन का है, थोड़ा नीचे करके बनाया, जगह नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। रोने मत लगना, उसको अलग काहे कर दिया गया, बुरा मान जाएगा, गलत बात है। सबको लाइन में लगाए हैं, उसको भी लाइन में लगाइए, केस कर देंगे, सब नहीं। ये 4 है बाबू, तो पहले में 2, दूसरे में भी 2। ये 5 है बाबू, पहले में 2, 3, ठीक है ना। 6 है बाबू, पहले में 2, दूसरे में 2, 2, सही है ना। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर उदासीन परमाणु है तो 3 है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 प्लस, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ 5, यहाँ 10। अब अगर लॉजिक समझ सको तो रटना नहीं पड़ेगा, भले हम यहाँ पे कितना भी व्याख्या कर दें, एग्जाम में ऐसे नहीं आता है प्रश्न। आपको वैसे बोला ना डेटा कलेक्शन है, तो डेटा को कलेक्ट करना है, ऐसे बात खत्म हो गया, ठीक है।
अब देखिए कैसे कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर 3 प्लस है, प्लस वाला, और ये जो ब्लैक डॉट लगा है क्या है, इलेक्ट्रॉन है मेरा। तो बाह्यतम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पर इनका पहले तो बात ये देखो बाबू कि सब एक साइज के हैं, है ना। तो रैंडम रूप से अगर हम भी देखें तो हमको ये क्या लगता है कि सभी का साइज बराबर है, तो त्रिज्या जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ भाई सर, त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगा। कंडीशन एक ये बना, क्या लिखा, पहला कंडीशन देख के क्या लगा कि त्रिज्या, सॉरी परमाणविक त्रिज्या, ऐसे लिख देते हैं, देख करके तो यही लगा कि परमाणविक त्रिज्या कैसा होगा बाबू, अपरिवर्तित, ऐसा लगा है, रहेगा। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि सर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आवर्त तो नहीं बदल रहा, और अभी आप बताएं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त बदल रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए परमाणविक त्रिज्या बढ़ रही थी, है ना। तो देख करके ये लगा, तो हमको पहले प्रथम नज़र में हमको ये लगा तो यही होगा। दूसरा कंडीशन, सर अगर नहीं बढ़ रहा तो ये n बराबर 1 है और ये n बराबर क्या है 2, तो दूसरे वाले आवर्त में यहाँ पर एक तत्व है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरे वाले में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5, 6, 7 और 8 है। यानी दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही होगी तो हर इलेक्ट्रॉन पर माइनस वाला आवेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। इसलिए सर हमको ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आराम से घूम रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा, 3 आए तो एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा, 4 आया तो दूर जाने का कोशिश करेगा, वैसे ही 8 आया तो और दूर जाने का कोशिश करेगा। जब दूर जाने का कोशिश करेगा तो आवर्त में फैलाव आने के चांसेस लग रहे हैं। तो जो दूसरा नज़र हमको ये लग रहा है सर कि परमाणविक त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण बढ़ेगी। लगा ये बात, या सिर्फ हम ही को लगा? 2 बातें आ गई ना। अब तीसरा बात देखिए, अब इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी, ये वाला भी एक पॉइंट मिला। अब तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण ये है कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो प्लस वाला बढ़ रहा है, ठीक, और बाह्यतम एनर्जी लेवल जो है मेरा वो वहीं पर रुका हुआ है, दूसरे ही पर है। तो पहले जब ये इसको 3 यूनिट की ताकत से खींच रहा हो, अभी वो 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। कल को वो इलेक्ट्रॉन बाहर भी चला जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका ताकत जो प्लस वाला है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। एग्जाम्पल चाहिए, दे रहे हैं। क्लास में 10 बच्चा है और हम यहाँ पे तुमसे टेस्ट ले रहे हैं, हम अकेले 10 बच्चा को हम आराम से यहाँ पर से देख सकते हैं, टेस्ट चल रहा है आराम से, ठीक। बच्चा 10 ही रखिए या बच्चा 12 कर दीजिए, टीचर भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन के केस में तो यही है, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही प्रोटॉन आएंगे। 2 बच्चा बढ़ा लो और 2 को टीचर बढ़ा लो, 3 टीचर हो गए 12 बच्चा के लिए। एक हम पहले से हैं, समझो ना खाली केस को। 10 गो हैं, एक टीचर देख रहा है, तब चोरी नहीं हो पाता, चीटिंग वीटिंग नहीं होती। यहाँ पर अगर हम बोले कि 10 तुम हो और 10 हम भी रहें, कैसा होगा टेस्ट? मजबूत होगा क्या? ये चीज़ मजबूत होगा, बहुत प्रबल होगा। पल्ले पड़ रहा है बात? ये वाला लॉजिक ज़्यादा अच्छा लगा, सही है ना? ये वाला लॉजिक अच्छा लगा, क्योंकि हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रहा है। परमाणु संख्या बढ़ेगा तो नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और नाभिक का जो प्रभाव है अपने बाह्यतम कक्षा पर, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ज़िफ बोला जाता है, उसका मान बढ़ जाता है, वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। इस वजह से वो जो दिख रहा ना इलेक्ट्रॉन, नाभिक के खिंचाव के कारण थोड़ा सा अंदर की ओर हो जाता है, खींचता है, थोड़ा सा अंदर की ओर हो जाता है, थोड़ा सा अंदर की ओर हो जाता है। यानी बाहर वाला जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, वो घटता चला जाता है। बाहर वाला सिस्टम घट करके छोटा साइज का हो जाता है। ये वाला कारण समझ रहे हो कैसे हुआ? प्लस वाला वो बता रहे, 10 बच्चा है 10 टीचर है, 2 बच्चा और ले आओ तो 2 टीचर भी बढ़ जाएगा फिर तुरंत। अब 12 बच्चा हो गया, अब 12 टीचर हो गया। बोलो टेस्ट। 30 बच्चा 30 टीचर, सांस भी लेना मुश्किल बच्चे के लिए। अरे बाप रे बाप,
खांस दिया, तुम काहे खांसा, कहीं तुम 2 बार खांसे हो, बी ऑप्शन तो नहीं बता रहे हैं। अब कोई छींक दिया तो और खतरनाक, किसी को हिचकी आ गया तो डी ऑप्शन अटक रहा है। नहीं मतलब जब टीचर बढ़ेगा बाबू तो तुम समझ ही सकते हो ना कैसा कर्फ्यू लग जाता है, बस वही वाला बात है। तो ये वाला जो तीसरा वाला जो हम कारण बताए वो इन दोनों कारणों से ज़्यादा सूटेबल लगा वो कारण, समझ गए। इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण था तो ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर दूर घूमेंगे। ऐसा हो सकता है कि घूमते हुए जब इधर आएंगे तो फिर इधर से दूर होकर इधर चले जाएंगे, टकराएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, ऐसा होते रहता है इनके बीच में। लेकिन खींच करके बड़ा हो जाना, उससे बेहतर चीज़ हमको ये वाला लगा जो तीसरा पॉइंट अभी हम बोल रहे हैं कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में धनावेशित कण, कौन है धनावेशित कण? नाभिक का प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है ना, किंतु परमाणु के आवर्त में परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है, जिससे धनावेशित कण का प्रभाव बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर प्रबल हो जाता है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। सही है क्या? बाएं से दाएं जाएंगे, प्लस की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, प्लस की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं परमाणु संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा। लेकिन साथ में हम ये देखेंगे कि प्लस वाला अपना प्रभाव बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। अब वो जब प्रभाव लगा रहा होगा, जैसे जैसे प्लस मेरा प्रबल होता चला जाएगा उसका प्रभाव भी प्रबल हो जाएगा, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस वाले के अपेक्षाकृत इसका और इसकी तुलना में इसका, इसकी तुलना में इसका, इसकी तुलना में इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा श्रिंक करेगा। एकदम छोटा नहीं हो जाएगा बट हाँ थोड़ा सा श्रिंक, थोड़ा सा सिकुड़ेगा साइज़। इसीलिए बोला गया कि किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणविक त्रिज्या छोटी होती है, और किसी आवर्त में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणविक त्रिज्या बड़ी होती है। इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि जब ध्यान समझना बाबू, जब परमाणविक त्रिज्या बड़ी होगी, जब परमाणविक त्रिज्या बड़ी होगी तो नाभिक का बाहर वाले पर कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा? दूरी बढ़ गई ना। देखो यहाँ पर ये दूरी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए नाभिक अपना प्रभाव दर्शा रहा था। हमको कंट्रोल करना है वहाँ बैठे हुए किसी बच्चे को बाहर, क्या ये संभव है? यहाँ बैठे हुए को हम कर सकते हैं आसानी से कंट्रोल, जो हमसे दूरी ज़्यादा बना ले तो। इसलिए ध्यान समझना, क्योंकि परमाणविक त्रिज्या सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, क्योंकि परमाणविक त्रिज्या बढ़ रही है इसलिए नाभिक का कंट्रोल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नहीं रह जाता है, पकड़ मजबूत नहीं रहता है। इस वजह से बाह्यतम कक्षा में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। नहीं निकल सकता। जब किसी परमाणु का हम देख रहे हैं कि आवर्त की संख्या बढ़ती है तो उसकी परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है? बढ़ जाती है। परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिक का उस बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन को अगर तुम थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे ना, वो तुरंत अपने कक्षा को छोड़ करके बाहर हो जाएगा। और अगर एलिमेंट में, तत्वों में ये गुण आ जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ करके बाहर होने लग जाए, उसको धात्विक गुण का आना बोलते हैं। इसीलिए किसी वर्ग में आप जब ऊपर से नीचे आओगे, जब परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी तो धातु मिलने लग जाएंगे या धात्विक गुणों में वृद्धि होगी। जैसे हमसे कोई बोलेगा लिथियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, लेकिन दोनों में ज़्यादा बेहतर धातु कौन होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। रेडियस बड़ा हो जाएगा तो नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, खींचने वाला कोई बचा नहीं इलेक्ट्रॉन को, या अगर बचा भी है तो कम ताकत से खींचेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा।
समझ में आ रहा है बात? सोडियम बेहतर कि पोटेशियम बेहतर? तो पोटेशियम बेहतर। क्यों बेहतर? क्योंकि सर आवर्त में परिवर्तन है सर, 3 से 4 हो गया, तो आवर्त चौथा हो गया, तो प्लस का प्रभाव उसके नाभिक, उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर कमजोर हो गया। ये सारा बात लिखेंगे, पहले बाएं दाएं वाला नोट करके कंप्लीट करो, पहले इसको कंप्लीट करो। जो भी अगर नोट करने का मन कर रहा है कर लो, ये नहीं नोट करेंगे, ये नहीं नोट करेंगे, कारण हम यहाँ लिख दिया है। चलिए, और नोट करने के दौरान कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, केवल परमाणविक त्रिज्या के रिगार्डिंग। हो गया? चलिए, इस पे 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन लिखिएगा, बनाना है घर से, लिखिएगा। हाँ, देखोगे, एल्यूमिनियम की परमाणविक त्रिज्या, एल्यूमिनियम की परमाणविक त्रिज्या, एल्यूमिनियम की परमाणविक त्रिज्या सोडियम के अपेक्षा कम है। क्यों? सोडियम की अपेक्षा कम है, क्यों? क्यों लिखना, क्यों? क्वेश्चन मार्क। हो गया? ये आपको अपने से जवाब दे देना है, ठीक है ना? एक और प्रश्न लिखिएगा, सीजियम की परमाणविक त्रिज्या, सीजियम की परमाणविक त्रिज्या लिथियम से अधिक है, क्यों? क्यों? हो गया? ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप परमाणविक त्रिज्या के कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इसको आप घर से बनाएंगे, क्लियर है? ठीक। इसमें से किसी को कोई सवाल करना है, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे बाबू। कोई सवाल है इसमें? देख लो, अगर सवाल है तो उसको क्लियर कर लेते हैं, इसलिए कह रहे हैं। देखो जल्दी से, देखो बाबू, सेकंड टॉपिक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। हम लोग इसको ZE इफेक्ट से, EFF होता है इफेक्ट का मतलब प्रभाव, Z से हम लोग परमाणु संख्या को सूचित करते हैं, Z से, ठीक है? अब ध्यान सुनिएगा, नाम इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक के द्वारा जो प्रभाव लगेगा, और नाभिक पर कौन सा आवेश है? प्लस, यानी धनावेश है, ठीक है? अब देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है? ये हुआ n बराबर 1, n बराबर 2, n इज इक्वल 3, n इज इक्वल 4, n इज इक्वल 5, 1 2 3 4, अच्छा हाँ सही 5, ठीक है? n इज इक्वल 6, n इज इक्वल 7, समझना है सिर्फ, ठीक है? अब बताइए, अगर मान लो कि मेरे पास सिर्फ एक आवर्त होता, यानी n बराबर 1 होता, तो प्लस वाला इस पर ताकत लगा रहा होता, ठीक है? अब मेरे पास 2 आवर्त है, यानी प्लस से सामने वाले की दूरियां बढ़ गई हैं, यानी इसका इससे दूरी बढ़ गया है, तो प्लस वाला इसको इसकी तुलना में कम ताकत से खींचेगा। दूरी बढ़ गया है तो नहीं है कंट्रोल, इस पर, इस पर, इस पर, यहाँ और यहाँ। ध्यान से समझना है सिर्फ। पहले आवर्त पर नाभिक के आवेश जो कि प्लस है, और पहले आवर्त में कौन भटक रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो पहले आवर्त पर टहल रहे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आवेश लग रहा होगा वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखलाएगा, क्योंकि करीब है। यहाँ पर हम तुमको बोलेंगे कि बोर्ड को देखो ध्यान से, तुम देखोगे। जब तुमको बोलेंगे घर पर जाकर बाबू पढ़ लेना, तुम नहीं देखोगे। काहे? नहीं है ना वहाँ पर, मेरा कंट्रोल घर तक नहीं है, वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है तुम्हारे, इसलिए नहीं हो पाया। बात हम क्या कह रहे हैं?
समझ गए ना। तो जब दूरी बढ़ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन तुम हो, तुम्हारा ये जो ऐसे भटकना है, और ये तुम्हारे गार्जियन है, हम हो सकते हैं, आपके अभिभावक घर में आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, तो उनका कंट्रोल आप पर ख़त्म हो जाता है। ख़त्म नहीं मतलब वो तो चाहते हैं कंट्रोल करें, दूरी बढ़ गया है ना, वो 12 किलोमीटर दूर कैसे तुमको देखेंगे, समझ गया ना। तुम आराम से अपना तांडव मचा रहे हो बाहर में, लड़का पूरा घूम रहा है, साइकिल लेके घूम गए, घर आके बोले कि हम पढ़ाई करके आए हैं, बहुत दिक्कत था आज पढ़ाई में, ओह हो गया, आह बच्चा लो भाई बादाम का शरबत दो इसको भाई, आराम से बच्चा को पिलाओ आराम से, है ना। हाँ अब हो सकता है बादाम का शरबत काहे नहीं हो सकता है ना बाबू। पहले पड़ा बात ठीक, तो बिल्कुल यही चीज़ लिखेंगे हम। अब यही चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक का उसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव होता है उसे ही हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। कह सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक का उसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभाव के नाभिक द्वारा ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब अगर यही बात ज़ेफ कहलाता है तो ज़ेफ के बारे में हमको क्या जानकारी मिला कि ज़ेफ का मान प्रबल कब होता है, जब परमाणविक त्रिज्या छोटी होती है। ज़ेफ का मान कम कब हो जाएगा, जब परमाणविक त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ज़ेफ और परमाणविक त्रिज्या में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ज़ेफ जो है वो 1/, परमाणविक त्रिज्या होगी, लिख सकते हैं बाबू। अब देखो इसमें रटने की कोई तुमको आवश्यकता नहीं रही। परमाणविक त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगा ज़ेफ का मान घटेगा, और परमाणविक त्रिज्या कब बढ़ती है देख लो। तो अगर हम बोलेंगे ऊपर से किसी भी आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ज़ेफ का मान क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा सर ऊपर से नीचे, जवाब ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है, और क्योंकि परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी तो ज़ेफ का मान घटेगा। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणविक त्रिज्या घटती है, तो ज़ेफ का मान, और जो हम देखा भी था अभी फोटो बनाए थे तो हम देख रहे थे प्लस वाला प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा लगा रहा था। जो हम बोल रहे थे कि 12 टीचर आ जाए 12 स्टूडेंट हो तो मज़ा आ जाएगा, 13 टीचर हो जाएंगे, जैसे एक बच्चा आएगा तो एक टीचर आ जाएगा, 13 बच्चा 13 टीचर, 14 बच्चा 14 टीचर। सोच लो कैसा केस होगा ये। पल्ले पड़ रहा है बात, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ टॉपिक, एकदम क्लियर लग रहा है ना, नोट कीजिए इसको। लिखोगे बेरियम के ज़ेफ का मान, बेरियम के ज़ेफ का मान, जब तक बैठो वहाँ पर 2 मिनट के लिए ऑफ कर, पीछे भी सीट है इधर भी है, जब तक बैठो इधर। हाँ, बेरियम के ज़ेफ का मान, बेरियम के ज़ेफ का मान मैग्नीशियम के तुलना में कम है, क्यों? बेरियम के ज़ेफ का मान मैग्नीशियम की तुलना में कम है, क्यों? ठीक, उत्तर हो पाएगा, हो पाएगा। और लिखिएगा एक, सेलेनियम का ज़ेफ का मान कैल्शियम की तुलना में अधिक है, क्यों?
कैल्शियम की तुलना में अधिक है, क्यों? अधिक है क्यों? परमाणविक त्रिज्या जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो त्रिज्या छोटी हो रही है, तो दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा? खत्म हो गया बात। क्लियर? इतना सा हो जाएगा तो कल मिलते हैं, फिर सब ठीक